सर, जब हम अपने देश की बात करते हैं तब एक ऐसा दिन है जिसको पूरा भारतवर्ष भूल नहीं सकता। वो है 26/11। और मैं जब लियोपोल्ड कैफे पहुंचा तो वहां पर मैं देखता हूँ कि हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई हैं लोगों की, हर तरफ खून फैला हुआ है। जो बुलेट्स की एमपीज होती हैं, जो खाली कारतूस है, वो वहां पर हर तरफ बिखरे हुए हैं। कसाब को किस तरह से पकड़ा गया? अब जब गिरगांव चौपाटी के पास ये कार पहुंचती है तो कसाब और इस्माइल पाते हैं कि सामने नाकेबंदी कर दी गई, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो तुकाराम ओमले होते हैं वो कसाब के ऊपर टूट पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं कसाब के ऊपर और उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन कसाब के पास में AK-47 जो राइफल होती है उससे वो ट्रिगर दबा देता है। कि हमारे देश की इतनी बड़ी सिक्योरिटी को लैप्स कैसे हो गया? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से कि इस जैसा हमला हो सकता है। राउंड फिगर की बात करें तो करीब 170 लोग जो है इस हमले में मारे गए थे। अकेले 50 से ज्यादा लोग CST रेलवे स्टेशन पर ही मारे गए उस रात। दोस्तों, 26/11 एक ऐसा दिन है जिसको हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। हमारे देश पर हमला हुआ, मुंबई की सड़कों पर निहत्थे लोगों को मारा गया। आज हम उन सबको श्रद्धांजलि देने वाले हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित जी। जितेंद्र जी उस रात वहीं पर थे। उन्होंने ही सबसे पहली बार न्यूज रिपोर्ट करी कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि हमारे देश पर हमला है। जितेंद्र जी ने काफी इमोशनल कहानियां बताई जो कि आज तक कभी सामने ही नहीं आई। किस तरह से NSG ने बहादुरी दिखाई, किस तरह से कसाब को पकड़ा गया, उस वक्त क्या सिनेरियो था पूरे मुंबई शहर का। ये कहानियां आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए है कि अगर बॉर्डर पर हमारा सैनिक ना खड़ा हो तो हमारा क्या हाल होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद। सर, जब हम अपने देश की बात करते हैं तब एक ऐसा दिन है जिसको पूरा भारतवर्ष भूल नहीं सकता। वो है 26/11 2008 का। वो एक ऐसा दिन जो कि हमारे दिलों में एक जख्म करके चला गया है और पूरे देश के लिए दर्द है। आप वो पहले शख्स थे जिसने इस स्टोरी को ब्रेक किया। आज हम उस किस्से के पीछे की कहानियों को जानना चाहते हैं जो आज तक सामने नहीं। सबसे पहले आपने जब इस स्टोरी को ब्रेक किया कि मुंबई में एक हुआ है, आपको कैसे पता चला कि ये हमला है? ये गैंग वॉर भी तो हो सकती थी। बिल्कुल। 26 नवंबर 2008 की रात करीब 9:30 बजे के आसपास मैं साउथ मुंबई के मस्जिद मंदिर से प्रेस क्लब जा रहा था अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। CST रेलवे स्टेशन के सामने प्रेस क्लब है, वहीं पर मैं टैक्सी में जा रहा था। तभी मुझे एक मेरे सोर्स का फोन आया जो कोलाबा में था उस वक्त, और उसने बहुत ही चीखते हुए कहा कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है और अब तक जो है ना 50 राउंड के ऊपर फायर हो चुका है। तो मैंने कहा कि 50 राउंड के ऊपर फायरिंग, ये तो मतलब मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर वगैरह होता है तो वहां पर गैंगस्टर्स अपने टारगेट पर 3-4 ज्यादा से ज्यादा गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन 50 राउंड से ज्यादा जब उसने कहा तो फिर मेरा माथा ठनका। मैंने कहा कि ये मुझे गैंग वॉर नहीं लगता, कुछ और हो सकता है। इसके पहले जो आखिरी बार इतने बड़े पैमाने पर फायरिंग हुई थी वो हुई थी 1992 में, जब JJ शूट आउट हुआ था। तब 500 राउंड्स फायर हुए थे। तो जब इसने ये कहा तो मुझे लगा कि या तो कुछ उतना बड़ा हो गया है या फिर ये कोई गैंग वॉर नहीं है, ये कुछ और है। मैंने तुरंत ऑफिस से अपना कैमरा आने के लिए कहा, लियोपोल्ड कैफे की तरफ आने के लिए OB वैन्स वगैरह मंगवाई, नाइट रिपोर्टर को उसकी तरफ मूव किया। और मैं जब लियोपोल्ड कैफे पहुंचा तो वहां पर मैं देखता हूँ कि हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई हैं लोगों की, हर तरफ खून फैला हुआ है। जो बुलेट्स की एमपीज होती हैं, जो खाली कारतूस है, वो वहां पर हर तरफ बिखरे हुए हैं। लोगों के चप्पल जूते फैले हुए हैं, हाहाकार मचा हुआ है। तो मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 2 लोग थे जिन्होंने आकर सब पर अंधाधुन फायरिंग की और वो दोनों लोग भागकर पीछे की तरफ जो ताज महल होटल है उसके अंदर घुसे हैं, पीछे के दरवाजे से उस तरफ भाग कर गए, ऐसा उन्होंने कहा।
तो मुझे लगा कि एक तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की और सबको मारा जो लोग वहां पर दिख रहे थे, तो ये किसी गैंगस्टर का काम नहीं हो सकता है। फिर मैं ताज होटल की तरफ गया और ताज होटल के फ्रंट गेट से मैं अंदर घुसा। उस वक्त ताज होटल के बाहर जो आमतौर पर जो सिख दरबान रहते हैं वो वहां पर मौजूद नहीं थे, सन्नाटा था ताज होटल के गेट के बाहर। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं देखता हूँ सामने की तरफ जो कॉरिडोर है, रिसेप्शन के बगल से सटा हुआ जो गलियारा है, उसमें दोनों तरफ ऐसे बॉडीज पड़ी हुई हैं, खून से सनी हुई। और सामने की तरफ बॉडीज कुछ ताज के जो वर्कर्स थे, जो कर्मचारी थे होटल के, सफेद कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनकी बॉडीज वहां पर पड़ी हुई थी। और अंदर सन्नाटा था, कोई था नहीं। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया क्योंकि अंदर से गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, शॉट्स की आवाज आ रहे थे। तब मुझे लगा कि ये ये एक की हमला है, ये कोई गैंग वॉर नहीं है। और फिर मैं स्टार न्यूज पे काम करता था, मैंने स्टार न्यूज पर एक फोनो देकर ये खबर ब्रेक की कि मुंबई शहर पर की हमला हुआ है और अब तक 2 जगहों पर वारदातें हो चुकी है, एक लियोपोल्ड कैफे में और एक ताज होटल में। लेकिन उसके 5-7 मिनट बाद ही ये खबर आ गई कि ओबराय होटल में भी ऐसा ही हो गया है। फिर थोड़ी देर में पता चला कि पास ही में नरीमन हाउस है, जो यहूदियों का सांस्कृतिक केंद्र है, वहां पर भी ऐसा हमला हो चुका है। और उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वाड़ी बंदर नाम की एक जगह, वहां पर एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ है। फिर खबर आई कि जुहू में भी एक टैक्सी में ब्लास्ट हुआ है। एक दोस्त का फोन आया कि सीएसटी पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, सीएसटी रेलवे स्टेशन पर सबको 2 लोग मार रहे हैं। तब मैं समझ गया कि ये मुंबई शहर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो मेरे जो सबसे पहले फोनों के बाद, जब जो ताज होटल के बाहर से हमने किया था, उसके बाद सारे चैनल सक्रिय हो गए, तो सभी चैनलों पर फिर ये खबर आने लग गई थी कि मुंबई में जगह जगह पर फायरिंग हो रही है और बम फट रहे हैं। इस तरह की खबर आई थी। जो मेरी रिपोर्ट थी, जब मैंने ये बात रिपोर्ट की चैनल पर कि 50 राउंड से ज्यादा फायर हुए हैं, तब एनएसजी के जो चीफ थे उस वक्त, जेके दत्ता, उन्होंने अपने आगे के इंटरव्यू में कहा कि मुझे टीवी देखकर पता चला कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, ये अटैक हो सकता है। और मैंने अपने लोगों को तभी तैयार होने के लिए कह दिया था क्योंकि इतने ज्यादा राउंड्स फायर हुए थे, उससे ही अंदाजा आ गया था। और ये खबर मैंने ब्रेक की थी उस वक्त टीवी चैनल में कि इतनी बड़ी तादाद में फायरिंग हुई है और ये गैंग वॉर नहीं लगता, ये हमला है। सर, जब ये पूरा इवेंट हो रहा था और आज हमें कई साल इस पूरे दृश्य को हो चुके हैं, तो उस वक्त के लिए आपके एक अपनी नजरिए से ऐसा कौन सा इवेंट था जो आप आज तक नहीं भुला पाए? देखिए, उस रात एक घटना हुई जो मैं आज भी याद करता हूं तो दुखी हो जाता हूं और बहुत परेशान हो जाता हूं। जब वो हमला हुआ, उस पूरी रात भर जो है होटल के अंदर 2 पहले से ही घुसे थे ताज में और 2 लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग करके आए थे, 4 थे। और वो अंदर सबको मार रहे थे और अंदर आगजनी भी कर रहे थे। जब ये हमला शुरू हुआ तो उसके बाद मैं नीचे से वॉक थ्रू कर रहा था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और ताज होटल की जो पुरानी वाली इमारत है उसकी 6वीं मंजिल पर मैं देख रहा था कि कुछ छोटे बच्चे और एक औरत जो है वो चीख रही थी और आवाज लगा रही थी, हेल्प अस प्लीज, हेल्प अस, सेव अस, हमें बचाइए। नीचे सड़क पर जो लोग थे उनसे मदद की गुहार लगा रही थी और बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे और रो रहे थे, रोते हुए आवाज लगा रहे थे बचाने के लिए। अब हुआ है कि लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंदर घुसे, क्योंकि अंदर जो भी सामने आ रहा था कि उनको शूट कर रहे थे सीधे सीधे और वो बेचारे इस तरह से चीख रहे थे। थोड़ी देर में उन्हीं के कमरे की तरफ से जो है ना आग लगने का दृश्य नजर आया कि वहां पर जो है आग लगा दी आतंकियों ने। जब ये पूरा हमला खत्म हुआ तब पता चला कि वो जो दोनों बच्चे और वो औरत ताज होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग के परिवार से थे। वो दोनों उनके बच्चे थे छोटे छोटे और वो उनकी वाइफ थी और उनकी जलने से मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने अपने आप को उस कमरे के बाथरूम में बंद कर लिया था, धुएं की वजह से उनका निधन हुआ था, क्योंकि पूरे कमरे में आग लगा दी गई थी और उसका धुआं इस बाथरूम में भर गया था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। करमबीर कांग का परिवार जो है उसी होटल में रहा करता था, उस 6वें फ्लोर पर, उस कमरे में जहां से वो लोग चीख रहे थे, गुहार लगा रहे थे बचाने को। वो आवाजें आज भी मेरे कान में गूंजती हैं, मैं कभी भुला नहीं सकता। और एक तो ये बात, उसके बाद जो 59 घंटों तक मैंने उस हमले को कवर किया, तो उसके कई महीनों बाद तक, 2-3 महीनों बाद तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। जब भी मैं सोने की कोशिश करता था तो जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, गोलियां चलने की जो आवाजें थी, वो कानों में गूंजती थी।
वो लगा आंख बंद करके जैसे ही सोने की कोशिश करो तो वो आवाजें बार बार आती थी। वो धीरे धीरे वक्त के साथ में वो चीज कम हुई और 2-3 महीने लगे उससे उबरने में, लेकिन उसने काफी परेशान किया था। बेशक सर, ये सुनने के बाद दिल में जो महसूस हो रहा है वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सर, एक नाम बहुत जो शायद पूरे देश को पता है, वो है कसाब को किस तरह से पकड़ा गया। वो हमने मूवीज में कई बार देखा है, पर क्योंकि आप वहां पर लाइव थे, आप मौजूद थे, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो कसाब की क्या स्टोरी थी, वो एग्जैक्टली कहाँ पर थे, किस तरह से उनको पकड़ा गया, किस तरह का घेरा था, कौन सी गाड़ी में थे, क्या थी पूरी कसाब की स्टोरी? देखिए, कसाब उस पूरे की हमले का एक चेहरा बनकर उभरा, क्योंकि वो एकमात्र आतंकी था जो कि जिंदा पकड़ा गया था और जो एक सबूत बना कि किस तरह से पाकिस्तान की जमीन पर इस पूरी साजिश को तैयार किया गया था और कैसे ये तमाम आतंकी जो है पाकिस्तान से भारत आए थे और मुंबई आकर इन्होंने इस तरह का खून खराबा किया था। कसाब और उसके साथी इस्माइल सीएसटी पर उतरे, सीएसटी पर उन्होंने खून खराबा किया। उसके बाद सीएसटी के सामने कामा अस्पताल की लेन है, उस कामा अस्पताल में है ये लोग, वहां पर उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद में वो झाड़ियों में वहां पर छुप गए। वहां पर एक झोपड़ा है, वहां पर भी उन्होंने फायरिंग की। तब होता यह है कि मुंबई के तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे, उनके साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी विजय सालस्कर और अशोक कामटे नाम के एडिशनल कमिश्नर, ये तीनों एक कॉलेज कार में सवार होते हैं इनको ढूंढने के लिए। उस पतली सी अंधेरी गली से अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों इस्माइल और कसाब उस कॉलेज पर फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ये 3 होते हैं, इनके साथ उस कॉलेज में 4 कांस्टेबल भी होते हैं मौजूद, उनको भी गोली लगती है, उन कांस्टेबल्स की भी मौत हो जाती है। एक सिर्फ अरुण यादव है, वो घायल होता है, बाकी सब मर जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो आगे के 3 लोग होते हैं उनकी बॉडीज को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। इस्माइल ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बगल में कसाब बैठता है। ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं मेट्रो सिनेमा के जंक्शन के पास, वहां देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है, कुछ पुलिस वाले हैं, क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया की भीड़ है। ये लोग मीडिया की तरफ फायरिंग करते हैं। उसमें एक ईटीवी का कैमरामैन है, उसकी उंगली को चीरते हुए गोली निकल जाती है और उसके पास ही अरुण चित्ते नाम के एक पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, उनको 3 गोलियां लगती हैं उनके चेस्ट में, वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद ये कॉलेज गाड़ी लेकर जाते हैं विधान भवन की तरफ। विधान भवन में इनको पता चलता है कि इनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया है। ये उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं और गन पॉइंट पर उधर से एक स्कोडा कार निकल रही होती है, उसको रुकाते हैं। अंधेरी के एक होटेलियर की ये कार होती है, उस होटेलियर को बाहर निकालते हैं। कार में फिर से इस्माइल ड्राइविंग सीट पर बैठता है और बगल में कसाब बैठता है। इस बीच में जो कॉलेज कार में जो जिंदा बचा कांस्टेबल होता है अरुण यादव, वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देता है कि इस तरह की वारदात हो गई है और पुलिस की कॉलेज को इस तरह से हाईजैक करके विधान भवन में छोड़ा गया। यहाँ से दूसरी कार लेकर ये लोग टुवर्ड्स मलाबार हिल निकले हैं वाया मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव को तब तक पूरा खाली करा लिया जाता है और ये उस खाली सड़क पर स्कोडा कार गुजर रही होती है मरीन ड्राइव से टुवर्ड्स मलाबार हिल। तुकाराम ओमले नोटिस करते हैं कि ये कौन सी कार है, वो अपनी मोटरसाइकिल पर इसको फॉलो करते हैं। अब जब गिरगांव चौपाटी के पास ये कार पहुंचती है तो कसाब और इस्माइल पाते हैं कि सामने नाकेबंदी कर दी गई, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। डीबी मार्ग पुलिस थाने की टीम जो है वहां पर रहती है, वो बैरिकेडिंग कर देती है। तो इस्माइल क्या करता है, तुरंत कार को रिवर्स करने की कोशिश करता है। वो लाइट फ्लैश लाइट एकदम स्ट्रांगली ऑन कर देता है, उसके बाद वाइपर चलाना शुरू कर देता है और तुरंत झटके में गाड़ी को यूटर्न लेने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक में क्या होता है कि जो तुकाराम ओमले होते हैं वो कसाब के ऊपर टूट पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं कसाब के ऊपर और उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन कसाब के पास में AK-47 जो राइफल होती है उससे वो ट्रिगर दबा देता है और वो तमाम गोलियां जो है वो तुकाराम ओमले को लग जाती हैं, वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। एक गोली संजय गोविलकर नाम के एक इंस्पेक्टर बगल में खड़े होते हैं, उनको भी लगती है कमर में और वो भी गिर जाते हैं। हालांकि वो गिर जाते हैं गोली लगने की वजह से, लेकिन उनकी डेथ नहीं होती है। अब इस बीच में सामने की तरफ हेमंत बावधनकर नाम के एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि इस्माइल गाड़ी को यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे अपनी रिवॉल्वर से इस्माइल की आंख में गोली मार देते हैं। तो एक गोली इस्माइल की आंख में जाके लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वो अपनी रिवॉल्वर मोड़ते हैं कसाब की तरफ और ट्रिगर प्रेस करने ही जा रहे होते हैं कि तब तक संजय गोविलकर नाम का जो अधिकारी नीचे गिर पड़ा होता है गोली लगने की वजह से। वो जोर से गाली देता है हेमंत बावधनकर को और बोलता है, बावझ्या त्याला मारू नकोस, तो त्याला जिवंत पकडूया,
तो एव्हिडन्स आहे रे, त्याला जिवंत पकडूया, यानी कि मराठी में कहता है, हिंदी में उसका मतलब होता है ए बावझा उसको मार मत, उसको जिंदा पकड़, वो एविडेंस है, मार मत उसको। तो हेवन बावडनकर की भी ट्यूबलाइट जलती है कि हाँ इसको जिंदा पकड़ना चाहिए, तो फिर उसको गोली नहीं मारते। और तब तक में क्या होता है कि जो बाकी के कांस्टेबल होते हैं वो कसाब पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं, उसको बहुत मारते हैं, और फिर कसाब को कैप्चर कर लिया जाता है। और फिर उसी रात कसाब पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा करता है कि कैसे वो लोग कराची के पास बनाए गए कंट्रोल रूम से निकले थे और मुंबई तक पहुंचे। सर इस पूरी कहानी में जिस तरह से हमारे मुंबई पुलिस के जो पुलिस मेंबर्स थे, जैसे यहाँ पर शायद हम डरे, और जो आम पब्लिक आज सुरक्षा मतलब इस घर में रहते हैं, इन सभी इंस्पेक्टर्स, इन सभी पुलिस कर्मियों की वजह से ये कि हम सेफ हैं। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत रिस्पेक्ट। तो आज के एपिसोड ही हम अपने सभी मार्टिर्स को जो 26/11 के हैं उनको हम समर्पित करना चाहेंगे। सर मैं अब आगे जानना चाहता हूँ कि जो उस पूरे दिन हुआ उसके बाद कसाब की जो इंटरव्यूज हुए, कसाब ने उन इंटरव्यूज में जो बातें रखी उससे क्या चीजें सामने आती हैं? एक हमारे देश के खिलाफ ये साजिश किसने रखी, किसने सोची और क्यों की गई? नहीं, ये तो देखिए, ये तो पब्लिक डोमेन में बात है कि ये तो पाकिस्तानी बेस्ड लश्कर तैयबा की ओर से पूरी साजिश रची गई थी, इनको ट्रेनिंग दी गई थी और फिर वहीं से हैंडल किया गया था। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि कसाब कस्टडी के दौरान कैसे बिहेव कर रहा था, क्या उसको अपने किए का पछतावा था, तो मैं उस बारे में आपको बताता हूँ प्लीज। रमेश महाले नाम के मुंबई क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी कस्टडी में सबसे ज्यादा अजमल कसाब रहा। वो उस केस के आईओ थे, उन्होंने कई महीनों तक छुट्टी भी नहीं ली थी, सबसे ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ में गुजारा। तो उस दौरान अजमल कसाब जो है अक्सर उसके साथ में महाले ने एक दोस्ती सरीखी कर रही थी ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा उगलवाया जा सके। उससे बड़ा दोस्ताना व्यवहार रखते थे, उसको ईद पर कपड़े भी लाके दिए थे, उससे हंसी मजाक भी करते थे। तो एक दिन मजाक मजाक में महाले ने बोला कि कसाब तूने जो किया है ना, अभी तो तेरे को सीधा लटका देंगे, देख फांसी होगी तेरे को। तो कसाब उसको कहता है, उन अधिकारी को कहता है कि यार मुझे क्या लटकाओगे फांसी पर, जो है अभी इससे तो इतने सालों पहले वो जो तुम्हारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उसमें तुमने किसको पकड़ा, अफजल गुरु को, उसको लटका पाए क्या अभी तक? तो मेरे को क्या लटकाओगे, मेरा तो अभी ही हुआ है ये सब। तो महाले हंसे। अब इसके बाद होता ये है कि 4 साल बाद कसाब को फांसी दे दी जाती है, और फांसी देने के लिए आर्थर रोड जेल से उसको पुणे की यरवदा जेल शिफ्ट करना होता है। तो उसको आर्थर रोड जेल लेने के लिए यही महाले ऑफिसर जाते हैं, और जब वो यरवदा जेल में उसको छोड़ रहे होते हैं पुणे में, तो कसाब को बोलते हैं, कसाब तू बोल रहा था ना कि तेरा क्या होगा, तेरे को तो फांसी नहीं होगी, देख तेरा टाइम आ गया है, अब तू फांसी पे लटकने वाला है। तो कसाब ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे थे महाले साहब। सर 2 बातें भी बीच में बहुत आई कि कसाब जेल में बिरयानी मांगता था, कसाब मराठी बोलता था, वो पाकिस्तान से है, मराठी बोल रहा है, ये कसाब के बीच की स्टोरी नहीं समझ आई। देखिए, जो कसाब की बिरयानी की बात है ना, वो पूरी तरह से अफवाह थी। कसाब ने ना कभी बिरयानी मांगी जेल में, ना तो उसको बिरयानी दी गई। ये जानबूझकर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उज्जवल निकम, उन्होंने ये बात फैला दी थी, और बाद में खुद उन्होंने इस बात को कबूल किया कि मैंने ये झूठ बोला था। झूठ इसलिए बोला था क्योंकि कुछ लोग जो है कसाब के प्रति सिंपैथाइज कर रहे थे, कसाब के प्रति एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो है मतलब उसको ब्रेन वॉश किया गया और इस तरह से आतंकवाद में ढकेला गया, और एक सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उज्जवल निकम ने इस तरह से उड़ा दिया कि अरे उसको तो कोई करने का पछतावा ही नहीं हो, तो जेल में बिरयानी मांगता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था, वो बात बिल्कुल झूठी थी। कसाब ने ना कभी बिरयानी मांगी, ना तो कभी उसको बिरयानी दी गई। दूसरी बात, कसाब मराठी कैसे जानता है? एक बार हुआ ये कि कसाब जिस अंडा सेल में आर्थर रोड जेल में रखा गया था, तो वहां पर बाहर जो गार्ड खड़ा था उस सेल के, तो स्वाति साठे जो जेल की सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने उससे अब गार्ड से पूछा कि हाँ गार्ड ठीक है ना, ये गधा ठीक है ना, ऐसे उन्होंने पूछा। तो उसने जवाब दिया हाँ मैडम तो बरोबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में स्वाति साठे वहां से चली गई। तो कसाब ने इस जेल के कर्मचारी को बोला कि ये मैडम मुझे गधा क्यों बोल रही थी।
तो जेल कर्मचारी एकदम चौंक गया, ये मराठी कैसे आती है इसको, गाढ़ो मतलब गधा। वो भाग के गया स्वाति साठे के पास में, वो बोला मैडम उसको तो मराठी आती है। फिर आगे चलकर पता चलता है कि कसाब को मराठी दो कारणों से आती थी। एक तो जो उसका एक हैंडलर था जमीउद्दीन अंसारी, जिसको अबू जिंदाल भी कहते हैं, वो अभी जेल में है, तो वो महाराष्ट्र के बीड़ से है, तो वो मराठी में बात करता था, उसने कुछ कुछ मराठी सिखाई थी। अच्छा। और दूसरा ये कि जो कोर्ट का स्टाफ आपस में बात करता था या जेल का स्टाफ आपस में बात करता था, तो उनको कसाब सुनते रहता था, तो उससे भी कई सारे वर्ड्स जो है उसको पता चलते थे, माही ताई मला, ये उसने सीख लिया। हाँ, इस तरह से उसने बोलचाल करना सीख लिया था, तो इस वजह से कसाब को मराठी भी आने लग गई थी। राइट सर, एक लास्ट चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की इतनी बड़ी सिक्योरिटी को लैप्स कैसे हो गया कि बाहर से दूसरे देश से कोई हमारे मतलब फाइनेंशियल कैपिटल में घुस कैसे गया, ये हुआ कैसे, मतलब इतना बड़ा कैसे लैप्स कैसे है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से कि इस जैसा हमला हो सकता है, समुद्र के रास्ते की आ सकते हैं और ऐसे ऐसे लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं। चंद हफ्तों पहले ही इस तरह का इंटेलिजेंस आया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही। समुद्री सुरक्षा के 3 लेयर्स हैं हमारे, मुंबई पुलिस की एक सुरक्षा है, उसके बाद में कोस्ट गार्ड की सुरक्षा और उसके बाद नौसेना की सुरक्षा। फिर भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इन तीनों लेयर्स को भेदते हुए ये 10 आतंकी मुंबई के समुद्र तट तक आ जाते हैं और फिर मुंबई शहर में अगले 3 दिनों तक खून खराबा करते हैं। और सर इस पूरे, अगर इस इवेंट की बात करें, कितने लोग हमारे अपने लोग जो जिनकी जाने गई, कुछ नंबर अगर आप देना चाहें? करीब 170 लोगों की, अगर राउंड फिगर की बात करें तो करीब 170 लोग जो है इस हमले में मारे गए थे। अकेले 50 से ज्यादा लोग सीएसटी रेलवे स्टेशन पर ही मारे गए उस रात को। और एनएसजी कमांडर्स 2 एनएसजी के लोग मारे गए। और कुल मिला के सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो करीब 25 के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए, जिसमें मुंबई पुलिस के भी लोग थे, होमगार्ड के भी लोग थे और एनएसजी कमांडोज भी थे। इन सबको मिलाकर करीब 25 के आसपास लोग मारे गए। सर, तो जो कसाब था एज अ पर्सन कैसा था, जेल में उनकी क्या हरकतें थी, और जिस दिन फांसी थी उस रात को कसाब का किस तरह का व्यवहार था? देखिए, कसाब को अगर आप सामने से देखोगे तो कसाब को देखकर ये कोई कहेगा ही नहीं कि ये आतंकी है, इसने इतने सारे लोगों की जान ली है। और जो तस्वीर कसाब की छपकर आई, आप जो टीवी चैनलों पर या अखबारों में देखते हैं, जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता था, हमारा जब आमना सामना होता तो उसका वजन काफी घट गया था वो, और उसकी वजह से उसकी उम्र और भी कम लगती थी, वो किसी टीनेजर के जैसा दिखता था वो। वैसे कितनी उम्र थी कसाब की? वैसे तो वो उसके 20s में था वो कसाब। अच्छा। लेकिन वो किसी टीनेजर के जैसा दिखता था कसाब जो है, और बहुत पतला दुबला था। कोर्ट में हमेशा हंसी मजाक करता था, लोगों को अपने वन लाइनर से हंसाने की कोशिश करता था। जो सामने मीडिया के लोग बैठे हैं उनकी तरफ देख के हंसता था, कोई कमेंट मार दे वन लाइन में, कई बार मराठी में कुछ बोल लेता था, तो हम लोगों को ताज्जुब होता था कि यार इसको मराठी कैसे आती है, मराठी भी सीख के आ गया कि है तो पाकिस्तानी। तो इस तरह की हरकतें उसकी रहती थी। उसको अपने किए का पछतावा था या नहीं? बिल्कुल नहीं लगा, उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि उसको अपने किए का पछतावा है। वो आके स्माइल करता था, जब कटघरे में खड़ा होता था तो स्माइल करता था, ऐसे लगता था चुटकुले सुनाने जा रहा है। लोगों को देखकर हंसता था, वकीलों को देखकर, मीडिया को देखकर हंसता था। हमने तो कितनी बार उसको देखा कोर्ट में, उसको देखकर, पहली बात तो उसको देखकर लगता नहीं था कि वो आतंकी है। हाँ, बता रहा, बच्चा लगता था। हाँ, और दूसरी बात ये कि उसको अपने किए का कोई पछतावा था, ऐसा भी नहीं लगता था। और जिस दिन फांसी थी उस रात को कुछ अलग था या? उस रात को जो मुझे बताया गया कि जेल के अधिकारी जो मेरे परिचित हैं वो बोल रहे थे कि उसकी हालत उसके पहले ही काफी खराब थी। वो मतलब आधी बेहोशी की हालत में ही नजर आ रहा था और अधपगला टाइप का हो गया था, उस जैसा कुछ हो गया था। उसने ही हैड रिजाइन टू हिज फेट, उसको लगा था कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब उसने कोई रेसिस्ट भी नहीं किया, कोई विरोध भी नहीं किया, और वो कबूल कर चुका था कि अब उसको मरना ही है और कोई बचने का कोई रास्ता है नहीं। और उसकी तबीयत उस वक्त खराब लग रही थी। अभी अनकंफर्म्ड है, लेकिन कोई बोलता है कि उसने अपने कपड़ों में पेशाब भी कर दी थी वहां पर पहुंचते वक्त, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं करता।
सर उस दिन जो सबसे बड़ा हमारे देश के लिए एक गर्व की बात होती है कि जब भी ऐसी कुछ इमरजेंसी होती है, हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि उसी वक्त आ जाती है, क्योंकि एसपीजी कमांडर्स थे उस वक्त, जो ब्लैक कैट्स भी होते हैं और काफ़ी अलग अलग पुलिस के ऑफिसर्स थे जो कि उस वक्त थे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमने उस बहादुरी को सुना तो है, पर मैं आपसे उस एक्सपीरियंस को जानना चाहता हूँ कि हमारे जवानों का उस वक्त किस तरह का माहौल था जब वो जा रहे थे, जब वो उस एक्शन में थे। तो वो एक्शन टेररिस्ट के साथ जब वो ताज होटल के अंदर गए तो किस तरह का वो प्लान ऑफ एक्शन था? देखिए ऐसा है कि एनएसजी ने सबसे पहले जब ये अटैक शुरू हुआ तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थी मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस के लोग सबसे पहले ताज में गए, उसमें कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे भी गए उसी वक्त। उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्डर्स आए मार्कोस, मरीन कमांडोज, उनको कुछ घंटों के लिए लाया गया। लेकिन उसके बाद में थर्ड रिस्पॉन्डर्स और जो फाइनल रिस्पॉन्डर्स थे वो थे एनएसजी कमांडोज। अब एनएसजी कमांडोज चूंकि दिल्ली के पास मनेसर में उनका कैंप है, वहां से आने में उनको काफी समय लग गया। वो आए और उसके बाद में 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चला ताज में। उसके एक दिन पहले ओबराय का ऑपरेशन खत्म हो गया, नरीमन हाउस का खत्म हो गया, लेकिन सबसे लंबा ऑपरेशन ताज में चला। उसमें हमने अपने 2 एनएसजी के कमांडोज खोए, एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और दूसरा एक गजेंद्र सिंह जो नरीमन हाउस में मारे गए। उन्नीकृष्णन जो है ताज होटल में मारे गए, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से हम इन दोनों लोकेशंस को आतंकियों से मुक्त करा पाए। इसमें तो उन्नीकृष्णन के बारे में तो ये बताया जाता है कि उनके एक साथी घायल हो गए थे गोली लगने से, जब ये गन बैटल अंदर चल रहा था कॉरिडोर्स में ताज के, तो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जाकर उनको गोली लगी थी। और जो गजेंद्र थे, कमांडो गजेंद्र, उनको एयर ड्रॉप किया गया था हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस के ऊपर। तो ये चीजें थी। सर उस वक्त मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा और वहाँ पर एक स्पेशली जर्नलिस्ट का काफ़ी नाम आया कि जो वो वीडियोस में आ रहा था वही उस इंफॉर्मेशन को देखकर हमारे ही लोगों के ऊपर गोलियां चल रही थी। तो मीडिया का उस वक्त क्या इसको देखिए कुछ प्रिंट के लोगों ने है ना ऐसे एलिगेशन लगा दिए कि मीडिया का कवरेज आतंकियों को एक तरह से मदद कर रहा था ये, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश को अमल में लाया गया पाकिस्तानियों की ओर से, तो क्या वो मीडिया कवरेज को ध्यान में रख के लाया गया था? उसको देखकर उन्होंने साजिश बनाई थी क्या? जब कराची से निकले, बीच समंदर में पहुंचे, इंडियन बोट को हाईजैक किया, फिर मुंबई में कहां पर उतरना है, कहां से 2-2 के ग्रुप में टैक्सी में बैठकर जाना है, किन किन ठिकानों पर फायरिंग करनी है, क्या ये सारा कुछ जो है ये मीडिया देखकर प्लान किया गया था या मीडिया की ओर से बताया जा रहा था? मीडिया क्या कर रहा था? मीडिया बाहर से कवरेज कर रहा था। बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो मीडिया दिखा रहा था। अब ताज के अंदर तो मीडिया का कोई कैमरा नहीं था ना तो नरीमन हाउस के अंदर था, ना तो ओबराय के अंदर था। जो कमांडो मूवमेंट हो रही थी, जो गन फाइट हो रही थी, वो अंदर हो रही थी ना। क्या मीडिया का कोई कैमरा ताज के अंदर ये घुसकर बता रहा था कि कमांडो ये फ्लोर, टंकी ये फ्लोर पर है, यहाँ पर ये जा रहे हैं? ये तो नहीं हो रहा था ना। पर सर ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर से अगर कमांडोज किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आ रहे हैं और वही चीज अगर कैमरा में बिल्कुल देखेंगे तो मतलब आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो वो वहां तक भी कैसे आए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पर सर वो तो किसी की गलती है, इसका मतलब ये थोड़ी अगर हमारी गलती है हम उससे मुंह फेर लेंगे। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर गलती क्या है। पहली बात तो ये कि आपको सबसे बेसिक बात ये समझनी चाहिए कि हमला था ये सभी के लिए नया था। हमारी पुलिस के लिए, हमारी कमांडोज के लिए, हमारी मीडिया के लिए, हमारी सरकार के लिए। इस जैसा हमला किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुंबई में होगा। Nobody was prepared to deal with it. Neither the cops, nor the government, nor the media had experience to cover such an event, such an attack. सबके लिए नया था और कोई इसके लिए एसओपी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा तो ऐसा करना है, मीडिया को इस तरह से बिहेव करना है, पुलिस को ये करना है, सरकार को ये करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या करना है। ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं थी, कोई एसओपी ही नहीं था। सब अपने हिसाब से कर रहे थे। वो तो उसके बाद में बाकी चीजें बनाई गई, बाकी एसओपीज तय हुए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तय हुए। उस वक्त में तो कुछ था नहीं। दूसरी बात
कि जब सरकार ने कहा कि लाइव कवरेज मत दिखाइए, तो उसके बाद में सारे मीडिया ने कॉपरेट किया और फिर डिले करके दिखाने लग गए। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि मीडिया का जो कवरेज था बहुत ऊपरी तौर पर था, बाहर से था, क्योंकि ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया गया कुछ प्रिंट के जर्नलिस्टों की ओर से, जो कि कभी फील्ड पर नहीं आए, टीवी पर बैठकर खबरें लिख रहे थे कि एक तरफ वो टीवी देख भी रहे हैं, टीवी के आधार पर खबरें भी लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से झूठा नैरेटिव भी फैला रहे हैं कि मीडिया की वजह से इनको हेल्प मिल रही थी। सर, एपिसोड मुझे पता है आज आपने वापस भी जाना है, हम आपकी फ्लाइट भी है। मैं जाने से पहले इस इवेंट को अगर हमें कंक्लूड करना हो तो आप अपनी तरह से क्या मैसेज देना चाहिए? 26 नवंबर 2008 का की हमला था, वो हमारे देश के लिए एक जख्म भी है और एक शर्म भी है कि पाकिस्तान से 10 लड़के आते हैं और हमारे देश की आर्थिक राजधानी को तहस नहस करके पूरे देश को दहलाकर चले जाते हैं इन द सेंस वो मरने के लिए ही आए थे, मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस घटना के बाद से, उन हमलों के बाद से हमने कोई सबक लिया है कि इस जैसी वारदातें वापस से ना हो, इस जैसा कोई हमला हमारे देश पर वापस ना हो, हमारी मुंबई पर वापस ना हो? क्या हमने सबक लिया है? मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि वाकई में हमने सबक लिया है या नहीं लिया है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में। और जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स रही हैं वो पढ़कर चौंक जाएंगे आप। हमने अभी भी सबक नहीं लिया है। बहुत सारी चीजें उन हमलों के बाद सिर्फ आई वॉश हुई हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हुई हैं, और वी आर स्टिल वल्नरेबल टू सच काइंड ऑफ अटैक्स। हम ये चाहेंगे सर, आज के इस एपिसोड के बाद हम सब इस, जैसे आपने बताया, इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर डिस्कस करें, ताकि जो कि स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और हम नागरिक होने का एटलीस्ट जो हम बेसिक कर सकते हैं, जो भी जितने भी हमारे सोल्जर्स, चाहे एनएसजी के रहे हो, पुलिसकर्मी रहे हो, जो शहीद हुए, उनको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज अपनी बात रखने के लिए। जय हिंद। धन्यवाद।